अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर आफियत में होंगे। इब्न नासिर लर्निंग को स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे स्टूडियो में जो नए हैं तो वो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक एक नज़म है जो कि 10वीं की किताब यूनिट नंबर 3 में से है और इसका उन्वान है ड्रीम्स। ये लिंगस्टन ह्यूज ने लिखी है, जिनका पूरा नाम जेम्स मर्सर लिंगस्टन ह्यूज है। ये 1 फरवरी 1901 में मिजूरी स्टेट के शहर जॉफलिन में पैदा हुए थे। ह्यूज ने 1926 में सबसे पहले अपनी एक किताब शाया की और इसी के साथ साथ इन्होंने शायरी, नसर और ड्रामों के बेशुमार काम भी लिखे हैं और एक बहुत ही मशहूर अखबार और रिसाला शिकागो डिफेंडर के लिए भी इन्होंने कॉलम्स लिखे हैं और ये 22 मई 1967 में वफात पा गए थे। ये कुछ मालूमात हमारे शायर के हवाले से थी। अब नज़म की तरफ वापस चलते हैं। नज़म में पहले हम इसको रीडिंग देंगे, उसके बाद इसको मायने देंगे और फिर इसका एक एज अ होल हम मीनिंग पढ़ेंगे ताकि हम मज़ीद आसानी से इस नज़म को समझ सकें। इसमें जो इस लुग़वी मायनी है और इस्तिलाही मायनी है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम इसके फिगर ऑफ स्पीच जो है उनको पढ़ेंगे और समरी भी डिस्कस करेंगे, थीम भी डिस्कस करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्लियर हों। और जब आप स्टूडेंट लोग खुद इस नज़म को लिखने के लिए बैठे एग्ज़ाम में या वैसे ही इसके आप क्वेश्चंस की कंप्रीहेंशन की आप तैयारी करें तो आपके जहन में नज़म के हवाले से तमाम बातें क्लियर हों और आप बेहतर तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकें। रीडिंग। होल्ड फास्ट, मजबूती से थामे रखो। होल्ड फास्ट हमारे पास फ्रेज है, होल्ड वर्ब है और फास्ट एडवर्ब है। टू ड्रीम्स, ख्वाबों को। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो। फॉर के, इफ अगर। ड्रीम्स ख्वाब। डाई मरते हैं, कि अगर ख्वाब मरते हैं। लाइफ जिंदगी। इज है। अ ब्रोकन विंग्ड, टूटे हुए परों वाली या टूटे हुए परों के साथ। बर्ड परिंदा। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो गोया जिंदगी पर कट्टा परिंदा है। दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ने से कासिर है। अब स्टेंजो को मुकम्मल पढ़ लेते हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो, कि अगर ख्वाब मरते हैं तो गोया जिंदगी पर कटा परिंदा है जो उड़ने से कासिर है। स्टेंजा 2। होल्ड फास्ट टू ड्रीम, ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो। फॉर के, व्हेन जब। ड्रीम ख्वाब। गो रुखसत होते हैं। लाइफ जिंदगी। इज है। बैरन फील्ड, एक बंजर जमीन। फ्रोजन जमी हुई। विथ स्नो बर्फ से। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, लाइफ इज अ बैरन फील्ड फ्रोजन विथ स्नो। ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो, कि जब ख्वाब रुखसत होते हैं तो गोया जिंदगी एक बंजर जमीन है जो बर्फ से जमी पड़ी है। ये थे इसके लफ्जी मायने और सात तर्जमा। अब इसकी इस्तिलाही मायने को स्टेंजा ब स्टेंजा डिस्कस करते हैं। पहले स्टेंजा को अगर हम इस्तिलाही मायनों में बयान करना चाहें या हम ये कहना चाहें कि इसके पीछे शायर का मकसद क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में ख्वाब देखना काफ़ी मायने रखता है। इन ख्वाबों से मुराद वो ख्वाब नहीं होते जो कि इंसान रात को सोते हुए देखता है, बल्कि इससे मुराद इंसान के मकासद होते हैं जो कि वो अपनी ज़िंदगी में तय करता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात जो के सफ़र के सिवा कुछ नहीं। इन अशार में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरफ तरगीब देते हैं और यही बात लिंगस्टन ह्यूज ने भी हमें बताना चाहते हैं। एक बामकसद हयात व ज़िंदगी की अहमियत समझाने के लिए लिंगस्टन ह्यूज यहाँ पर एक बग़ैर मकसद की ज़िंदगी को परकटे परिंदे से तशबीह देता है। वो हमें ये बताना चाहता है कि अगर परिंदे के पर टूट जाए तो क्या परिंदा उड़ने के काबिल रहता है? जी नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर परिंदे के पर टूट जाए तो वो उड़ने के काबिल नहीं रहता है। अब जब उसके पर टूटे हुए हैं तो जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पैदा फरमाया है वो मकसद उससे पूरा नहीं हो सकता। वो उस मकसद से अब बिल्कुल कासिर है। अब अगर वो जिए या मरे तो उसकी ज़ात से ना तो उसको और ना ही उसके साथी परिंदों को कुछ फ़ायदा होगा। यही बात वो हमें समझाना चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर मकसद नहीं है तो वो एक फजूल ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके ज़िंदा रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने खुद को जिंदगी में मकसद देकर कीमती नहीं बनाया। अगर बामकसद जिंदगी होती, मिसाल के तौर पर बचपन में वालिदैन एक मकसद दे देते हैं और वो उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और बड़ा होकर वो किसी एक ऐसे ओहदे पर चला जाता है जिससे न सिर्फ उसे बल्कि उसके खानदान, मुआशरे, मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा पहुंचता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबी बनाकर भेजा था और उन्होंने अपने मकसद को बाखूबी तरीके से सरअंजाम दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। और इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को अपना मकसद बनाकर फिर पूरी दुनिया में इसको फैलाया। अगर हम दौर जदीद की बात करें तो हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल है, जिनका मकसद पाकिस्तान का आज़ाद कराना था, पाकिस्तान हासिल करना था। कहने का मकसद ये है कि एक बामकसद इंसान की ज़िंदगी से ना सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास रहने वाले और उसके मुआशरे और उसके मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचता है। अगर वो इतने बड़े पैमाने पर काम कर जाता है जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुंचे, मसलन मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ ईजाद करने वाले, इससे पूरी इंसानियत को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये काम एक बामकसद इंसान ही कर सकता है। अब दूसरे स्टेंजा की बात कर लेते हैं। इसमें शायर ने बगैर मकसद की ज़िंदगी को एक बंजर ज़मीन से तशबीह दी है। जिस तरह से बंजर ज़मीन काबिल काश्त नहीं होती, उस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता और ना ही उसे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और ना वो खुद दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो जब ये किसी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती तो ये वीरान भी हो जाती है। इस तरह से एक इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो वो भी बेफ़ायदा और बेसमर हो जाता है और बिला आखिर वो अपनी ज़िंदगी में अकेला तन्हा रह जाता है। वो कैसे तन्हा रह जाता है, इसकी मिसाल ये है कि जब उसके वालिदैन वफ़ात पा जाते हैं तो बाकी रिश्तेदार भी उस तरह के इंसान से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वो बेसमर और बेफ़ायदा जो हो जाता है। और इस तरह के लोग फिर आपको गलियों सड़कों पर बेयार और मददगार नज़र आते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत मकसद देकर उसको एक ऐसे रास्ते पर लाएं जहां पर आपकी ज़िंदगी की कीमत घटती ना हो बल्कि आपकी कदर कीमत और भी ज़्यादा होती हो। अब फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से अपने स्टेंसर्स को देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेंसर में और सेकंड स्टेंसर में भी जो पहला फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है? ये शेर की एक लाइन से दूसरी लाइन तक किसी जुमले या फिक्र के तसलसल के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें रवानगी तसलसल पैदा करने के लिए। इंजैप्ट लाइन के आखिर पर आमतौर पर आपको अवकाफ नजर नहीं आएंगे। अवकाफ से मुराद पंक्चुएशन यानी कि फुल स्टॉप, कामा, कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह ये सब हो। फर्स्ट टेंसर में हमारे पास कैसे इस्तेमाल हुआ पड़ा है? अगर आप पहली लाइन के आखिर पर देखें तो आपको कोई पंक्चुएशन नजर नहीं आएगा, ना सेकंड ना थर्ड, और फिर फोर्थ पर आपको फुल स्टॉप नजर आएगा। और ये तमाम लाइंस में एक रवानगी है। आपको ऐसे मालूम होगा कि ये शायद एक ही सेंटेंस है, एक ही लाइन है। यही तरतीब आपके पास दूसरे स्टेंसर में भी इस्तेमाल हुई पड़ी है और इसमें भी इंजैपमेंट है। दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात कर ले तो वो हमारे पास हाइपरबोले है। ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़्यादा, और फिगर ऑफ स्पीच की एक ऐसी शक्ल है जो कि किसी एक ख़ास बात पर जोर दिखाने के लिए इंतहाई मुबालगा आराई का इस्तेमाल करती है। मुबालगा आराई से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। सीधे अल्फाज में ये मायने पर जोर देने और उसे तेज़ करने के लिए मुबालगा आराई का इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल हम स्टेंजा नंबर 1 में फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, स्टेंजा नंबर 2 में फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। पहले स्टेंजा में भी बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है और दूसरे स्टेंजा में भी बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है कि अगर ख्वाब मरते हैं तो फिर जिंदगी की मिसाल पर कटे परिंदे की जैसे है जो कि उड़ नहीं सकता है, और अगर ख्वाब रुखसत हो जाते हैं तो फिर जिंदगी एक बंजर जमीन की मानद है जो कि बर्फ से जमी हुई है। यानी कि वो चीज़ों को शायर बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर स्टेंजा नंबर 1 में जो है वो मेटाफर की शक्ल में मिलता है। मेटाफर क्या होता है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक शक्ल है जिसमें आपको कम से कम एक मुश्तरका खूबी की बुनियाद पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बराह रास्त जोड़कर मवाजना करना होता है। जैसे स्टेंजा 1 की लाइन 3 है, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, जिंदगी एक परकट्टा परिंदा है। और स्टेंजा 2 में लाइफ इज अ बैरन फील्ड, जिंदगी
ایک बंजर ज़मीन है। पहले स्टेंजा में जिंदगी को परकट्टा परिंदा कहा गया है, ये मेटाफर है, और दूसरे स्टेंजा में जिंदगी को बंजर ज़मीन कहा गया है और ये भी मेटाफर की मिसाल है। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन से मुराद होता है कि जिसमें किसी ख्याल या चीज़ को इंसानी सिफात और एहसासात दिए जाते हैं या फिर उनको इस तरह से बयान किया जाता है गोया हम ये समझते हैं कि वो इंसान ही है। मिसाल के तौर पर स्टेंजा नंबर 1 में इफ़ ड्रीम्स डाई, मरता कौन है? मरता वो है जो कि जिंदा होता है और ये इंसान की खूबी है, जानदार की खूबी है। लेकिन ख्वाब तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो तो एक ख्याल है, तसव्वुर है। फिर भी शायर ने ख्वाब को इंसान की तरह ही खूबी दे रखी है, तो यहाँ पर ड्रीम्स पर्सोनिफाई हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन यूज है। और इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में भी फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, कि जब ख्वाब रुखसत होते हैं। रुखसत कौन होता है? इंसान ही होता है। इंसान में चलने की सलाहियत होती है, ख्वाबों में चलने की सलाहियत नहीं होती, तो यहाँ पर फिर से इसको पर्सोनिफाई किया गया है। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुआ पड़ा है, इसे एनेफ्रा कहते हैं। एनेफ्रा से मुराद वो फिगर ऑफ स्पीच जो कि लगातार फिक्रों या जुमलों के आगाज में किसी लफ्ज़ या फिक्रे की तकरार है। तकरार से मुराद रिपीटिशन, बार बार दोहराया जाना। ये तकरार जानबूझकर की जाती है और इसका इस्तेमाल तकरीर में अंदाज डालने और जोर देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर यह बात भी याद रखना ज़रूरी है कि एनेफ्रा में तकरार एक तर्ज पसंद इंतखाब है। गैर इरादी तौर पर तकरार और तहरीर, गैर इरादी तौर पर तकरार जो है, चीज़ों की रिपीटिशन, वो लिखाई को बदसूरत बना देती है, जबकि एनेफ्रा जानबूझकर है और ये अल्फाज में मायने शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेंजा में हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है वो एनेफ्रा की मिसाल है और सेकंड स्टेंजा की भी फर्स्ट लाइन हमारे पास एनेफ्रा की इस्तेमाल है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स पहले स्टेंजा में भी कहा गया है और दूसरे स्टेंजा में भी इसको दोहराया गया है। उम्मीद है इतनी तफसील में इस नज़म को पढ़ लेने के बाद आपको इसकी फिगर ऑफ स्पीच, इस्तिलाही मायने और लुग़वी मायने और तर्जुमा सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब इसकी समरी की तरफ चलते हैं। द पोएट एडवाइजेज, शायर नसीहत करता है द रीडर्स, पढ़ने वालों को, थ्रू दिस पोएम, इस नज़म के ज़रिए से, दैट दे मस्ट ऑलवेज स्टिक टू देयर ड्रीम्स, कि उनको हमेशा अपने ख्वाबों के साथ लगे रहना चाहिए, अपने ख्वाबों को मजबूती से संभाल कर रखना चाहिए। दे मस्ट कीप ड्रीमिंग एंड ट्राई टू फुलफिल देम, उनको हमेशा ख्वाब देखने चाहिए और लगातार कोशिश करनी चाहिए उनको मुकम्मल करने की। बिकॉज इफ़ देयर आर नो गोल्स एंड एम्बिशन इन वंस लाइफ, क्योंकि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ख्वाब या मकसद नहीं होंगे, then they are just useless and unworthy, like a bird whose wings are broken and unable to fly due to disability। तो वो बिल्कुल एक बेकार जिंदगी बसर कर रहे होंगे और जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी, बिल्कुल उस परिंदे की मानद जिसकी मिसाल इस नज़म में दी गई है, जिसके पर टूटे हुए हैं और वो इस माजूरी की वजह से उड़ नहीं सकता। Emphasize the importance of having goals in one's life, ये अहमियत जताने के लिए, उजागर करने के लिए कि एक इंसान की ज़िंदगी में मकसद का होना कितना लाजमी है। The poet uses the instance of a barren field that is frozen with snow। शायर दूसरे स्टेंजा में हमारे पास एक बंजर ज़मीन की मिसाल देता है जो कि बर्फ से जमी हुई है। This imagery also describes the situation of disability। ये जो तस्वीर कशी है ये भी हमें माजूरी की हालात को ही दिखाती है। Unproductivity, जहाँ से आपको कोई चीज़ मुयसर नहीं होती, जहाँ से आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं होती। माल फंक्शनिंग, चीज़ें सही तरह से काम नहीं कर रही। एंड अनएबल टू बेनिफिट अदर्स, और इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, a life without goals, vision, inspirations and hopes is paralyzed and crippled। मुख्तसर ये कि अहदाफ, ख्वाबों, उमंगों और उम्मीदों के बगैर ज़िंदगी मफलूज और माजूर है। Therefore, ताहम one must have always his or her goals clear in mind। एक शख्स के मकासद हमेशा उसके जहन में बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। And strive hard, और भरपूर कोशिश करनी चाहिए, to accomplish them, उनको हासिल करने की, एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर। लिहाजा एक इंसान के जहन में हमेशा उसके अहदाफ और मकासद वाज़ेह होने चाहिए और उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अपने खुलासे को रवानगी के साथ देख लेते हैं ताकि इसको समझने में हमारे मज़ीद आसानी हो।
شاعر اس نظم کے ذریعے سے اپنے پڑھنے والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے خوابوں پر قائم رہیں، وہ خواب دیکھتے رہیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر کسی کی زندگی میں مقاصد اور عزائم نہ ہوں تو وہ صرف بیکار اور نالائق ہی رہ جاتا ہے، اس پرندے کی طرح جس کے پر کٹے ہوئے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں اور معذوری کی وجہ سے اڑنے کے قابل نہیں۔ اپنی زندگی میں اہداف کی اہمیت پر زور دینے کے لیے شاعر ایک بنجر کھیت کی مثال بھی پیش کرتا ہے جو برف سے جمی ہوئی ہے۔ یہ منظرکشی معذوری، غیر پیداواری، خرابی اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے قاصر ہونے کی صورتحال کو بھی بیان کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ اہداف، خوابوں، امنگوں اور امیدوں کے بغیر زندگی مفلوج اور معذور ہے، لہٰذا کسی کے ذہن میں ہمیشہ اپنے اہداف واضح ہونے چاہیے اور انہیں کسی بھی قیمت پر پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اب تھیم دیکھ لیتے ہیں۔ The theme of the poem is never let go of your dreams۔ نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اپنے خوابوں کو کبھی نہ جانے دو۔ Always keep yourself motivated with aims and ambitions in your life۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں مقاصد اور عزائم کے ساتھ متحرک رکھیں۔ Because when your faith is determined and clear, it becomes easy for you to follow it۔ کیونکہ جب آپ کا راستہ طے اور صاف ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ والسلام۔